नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे और आज ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो है चौथा लेक्चर है और जिसमें अब तक हम लोगों ने जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, दूसरा पढ़ा था जो है थॉमसन, उसके बाद जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था और फिर डी ब्रॉगली माफ कीजिएगा जो है नील बोर परमाणु मॉडल पढ़ा था। और उसके बाद में जो है हम लोगों ने जो पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने जो पिछली लेक्चर में पढ़ा था उसमें पढ़ा था प्लांक कॉन्सेप्ट के बारे में, या इसी को जो है हम क्वांटम थ्योरी के बारे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। जिसमें प्लांक ने ये बताया था कि जो लाइट वेव होती है वो जो है एक छोटे छोटे जो है एनर्जी पैकेट्स से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम जो है फोटॉन कहते हैं, या फिर जो है इसी को क्वांटा भी कहा जाता है। ठीक, क्वांटाइजेशन थ्योरी के बारे में जो है इन्होंने बताया था, क्वांटम थ्योरी के बारे में जो है प्लांक ने बताया था। और उसमें इन्होंने बताया था कि जो लाइट होता है वो एक पार्टिकल की तरह भी व्यवहार करता है। किसकी तरह? एक पार्टिकल, एक कण की तरह व्यवहार करता है। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन वेव होता है वो छोटे छोटे जो है एनर्जी पैकेट्स से मिलकर बना होता है और उन छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स को फोटॉन या क्वांटा कहा जाता है। ठीक, ये बताया था। इसके अलावा जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वेव जो है एक कण के अलावा एक वेव की तरह भी व्यवहार करता है, जो कि डी ब्रॉगली के अनुसार डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। और ब्रॉगली वेवलेंथ के अनुसार जो है लैम्डा इज इक्वल टू क्या था? लैम्डा इज इक्वल टू था एफ अपॉन एम, लैम्डा इज इक्वल टू था जो है एच अपॉन एम बी। ठीक, या एच अपान जो है पी था। ठीक, एच अपान पी यानी जो है मोमेंटम ऑफ संवेग था, इलेक्ट्रॉन का जो संवेग था होता है उसको जो है अगर हम क्वांटम नंबर माफ कीजिएगा प्लांक कांस्टेंट को उससे भाग दे दें तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकल आएगी। और ये हम लोगों ने निकाला था कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है, माफ कीजिएगा, अगर यदि किसी इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो k है तो उसकी जो है वेवलेंथ क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है k है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? तो ये निकाला था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m k। ठीक, h अपॉन, और जहाँ पे h जो है प्लांक कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये होता है जो है प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ठीक, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है अभी इसमें जो है क्वांटम माफ कीजिए मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल के बारे में, आधुनिक परमाणु मॉडल के बारे में। इसके अलावा हाइजेंसबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत जो है उससे पहले पढ़ना है। इसके बाद में जो है क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि क्वांटम नंबर कितने टाइप्स के होते हैं क्वांटम नंबर। उसके अलावा हुन्स लॉ और अफबाऊ नियम, इन सब के बारे में भी इसी चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक, तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो है हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि हाइजेंसबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, यानी हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी थ्योरी। ठीक, तो हाइजेंसबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत जो है हमें पहले पढ़ना है। ठीक, हाइजेंसबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो हाइजेंसबर्ग ने जो है ये बताया था कि एक ही समय में किसी भी गतिमान सूक्ष्म कण की
हाइजेंसबर्ग ने बताया था कि एक ही क्षण में किसी भी गतिमान सूक्ष्म कण की स्थिति तथा वेग दोनों जो है, स्थिति तथा वेग या संवेग बताना जो है मुश्किल है या हम नहीं बता सकते हैं। इस चीज को जो है हाइजेंसबर्ग ने बताया था। ठीक, तो इसको अगर हम नोट करें कि एक ही समय में हम किसी भी गतिमान सूक्ष्म कण के स्थिति और संवेग दोनों एक साथ नहीं बता सकते हैं। ठीक, ये जो है इनका अनिश्चितता का सिद्धांत था। क्या था कि एक ही समय में किसी सूक्ष्म कण की एक ही समय में किसी गतिमान सूक्ष्म कण की गतिमान सूक्ष्म कण की स्थिति तथा संवेग दोनों एक साथ नहीं बताया जा सकता। एक साथ नहीं बताया जा सकता। एक जो है उसका समय नहीं बताया जा सकता है। ठीक, या नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लीजिए किसी भी सूक्ष्म कण की एक समय में अगर हम उसकी स्थिति को बता रहे हैं तो उसके वेग को नहीं बता पाएंगे, उसके मास को नहीं बता पाएंगे कि वो कितने द्रव्य, उसके जो है वेग को यानी उसकी वेलोसिटी को नहीं हम बता पाएंगे, या उसके जो है मास यानी द्रव्यमान को जो है हम नहीं बता पाएंगे उसी समय। ठीक, और अगर हम उसके संवेग को बता ले जा रहे हैं यानी उसके वेग और जो है उसके मास को बता ले जा रहे हैं तो उसकी स्थिति को उसी समय हम नहीं बता पाएंगे। ठीक, ये जो है हाइजेंसबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत या हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी थ्योरी है। ठीक, कि एक ही समय में किसी गतिमान वस्तु के सूक्ष्म कण की स्थिति तथा संवेग दोनों को एक साथ नहीं बताया जा सकता है। ठीक, ये है हाइजेंसबर्ग के अनसर्टेनिटी थ्योरी। तो अब इसके बाद में जो है हम लोगों ने जब देखा कि जो क्वांटम थ्योरी आ गई थी, प्लैंक ने ये बता दिया था कि जो लाइट वेव होता है वो ना सिर्फ जो है एक वेव होता है, वो एक कण की भांति भी व्यवहार करता है, एक पार्टिकल की तरह भी व्यवहार करता है। तो इससे रिसर्चेस और ज़्यादा बढ़ते गए और उसके बाद में जब ये पता चला कि ये जो लाइट वेव होता है वो डुअल नेचर का होता है, उसकी जो प्रकृति होती है वो दोहरी होती है, एक पार्टिकल की बात भी वो व्यवहार करता है और दूसरा एक कण वेव की तरह भी वो व्यवहार करता है। ठीक, किसकी तरह? एक जो है पार्टिकल की तरह भी व्यवहार करता है और एक वेव की तरह भी व्यवहार करता है, जो लाइट वेव होता है, जो लाइट होता है। ठीक, उसके बाद में हमको ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी एक लाइट की तरह मतलब एक वेव की तरह व्यवहार करते हैं और जबकि ये कण होते हैं। ठीक, तो ये होता है कि जब कोई अति सूक्ष्म कण, जब कोई किसी कण की जो द्रव्यमान है वो बहुत ही कम है, ठीक, किसी भी कण की द्रव्यमान बहुत ही कम है और उसका वेग जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो वो एक जो है वेव एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। ठीक, ये बताया था जो है डी ब्रॉगली ने। ठीक, तो ये चीजें जो है हम लोगों को पहले से पता थी। उसके बाद जो है हाइजेंसबर्ग का जो है अनिश्चितता का सिद्धांत आ गया था। हाइजेंसबर्ग ने ये बताया था कि हाइजेंसबर्ग ने जो बताया था कि एक ही समय में जो है किसी गतिमान सूक्ष्म कण की स्थिति तथा संवेग जो है वो दोनों एक साथ हम नहीं बता सकते हैं। क्या? कि एक ही समय में किसी गतिमान सूक्ष्म कण की स्थिति तथा संवेग दोनों को एक साथ नहीं बता सकते हैं। ये जो है हाइजेंसबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत है। ठीक,
अब जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि हाइजेंसबर्ग की अनसर्टेन थ्योरी के अनुसार जो है क्या हम नहीं बता सकते हैं, या जो है क्या चीजें होती हैं, ठीक, ये पूछ सकता है। या फिर जो है आप लोगों से और प्लांक कांस्टेंट के बारे में पूछ सकता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में पूछ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है के है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। और ये जो है पिछले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और इसको हम पिछले लेक्चर में प्रूव भी कर चुके हैं और इसको सॉल्व भी कर चुके हैं। और जो लोग जो है इस लेक्चर को देख रहे हैं और पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो लोग जाकर के पिछले लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, और जिससे आप लोगों को जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पूरी तरीके से एक डिटेल तरीके से आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगी। और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो हमारे सब लगभग इंटरमीडिएट एग्जाम के अलावा जो है टीजीटी के लिए भी है एग्जाम जो है इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है नीट, जेई और सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते रहे और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के इस सीरीज को आप सभी लोग सारे वीडियोस को देखते रहिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए। तो चलिए हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं जो है मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। और मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आया था उसमें जो है जितनी भी कमियां थी लगभग जो भी थी उन चीज़ों को पूरी तरीके से दूर करने का प्रयास किया गया और सबको जो है अच्छे से समझाया गया, सारी चीज़ों को बताया गया। उसमें उसको जो दिया था वो जो है डी ब्रॉगली और जो है श्रोडिंगर नामक दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर के आए थे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक। तो जो मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसको दिया था डी ब्रॉगली और जो है श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिकों ने 1924 ईस्वी में। तो इसको हम लोग नोट करते हैं कि जो है यह प्रमाणु मॉडल जो है 1924 में डी ब्रॉगली और तथा जो है श्रोडिंगर ने प्रस्तुत किया था, ठीक। यह प्रमाणु मॉडल, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह प्रमाणु मॉडल डी ब्रॉगली तथा श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था 1924 ईस्वी में। कब? 1924 में प्रस्तुत किया, ठीक। ये चीज जो है किसने, अब सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जो छोटे एग्जाम्स होते हैं, छोटे एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉडर्न परमाणु मॉडल यानी आधुनिक परमाणु मॉडल जो है किसने प्रस्तुत किया था। तो आधुनिक परमाणु मॉडल डी ब्रॉगली तथा श्रोडिंगर ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? डी ब्रॉगली तथा श्रोडिंगर ने जो है प्रस्तुत किया था। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा कब प्रस्तुत किया था, तो 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, ठीक। इनके अनुसार क्या था, ठीक, इसके अनुसार क्या था, इसके अनुसार क्या था, तो इसके अनुसार जो पहली पॉइंट इन्होंने बताई थी, पहली चीज जो बताई थी इन्होंने कि जो परमाणु होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, ठीक। जो परमाणु, ये पहली चीज जो रदरफोर्ड ने बता दी थी वही चीज इन्होंने भी बताई, नील्स बोर ने भी बताई थी, ठीक। परमाणु क्या है, परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है, पहली चीज, ये कॉमन चीज है और ये लगभग सभी लोगों ने मिलकर के बताया था। रदरफोर्ड, नील्स बोर तथा आधुनिक परमाणु मॉडल में इन तीनों में जो है ये चीज बताई गई है कि
परमाणु जो है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। ठीक, परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है, भागों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। ठीक, अब कौन कौन से दो भाग हैं? पहला जो है नाभिक, जिसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। पहला जो है नाभिक जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, जबकि दूसरा जो है नाभिक के चारों ओर का खाली क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर का खाली क्षेत्र। ठीक, ये चीज होती है, ये चीज इन्होंने बताई थी। अब यहां से जो है चेंज होता है इस परमाणु मॉडल में और पहले की दी गई परमाणु मॉडल में जो है चेंज होता है। जो बताया था कि रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में जो है परिक्रमा करते हैं। जबकि डी ब्रोगली ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाभिक के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिटल्स में, फिक्स कोश में जो है परिक्रमा करते हैं, फिक्स कोश में परिक्रमा करते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और वेग नियत होती है, कांस्टेंट होती है, केवल उन्हीं जगहों। रदरफोर्ड ने जो बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर कहीं भी परिक्रमा करते हैं, जबकि इन्होंने एक फिक्स कोश में बताया था, जबकि डी ब्रोगली ने बताया था कि एक फिक्स कोश में नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करते हैं। इसमें क्या बताया गया कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नाभिक के चारों ओर खाली क्षेत्र में त्रिविमीय आकृति में, त्रिविमीय जो है गति करते हैं। क्या? नाभिक के चारों ओर खाली क्षेत्र में त्रिविमीय आकृति में गति करते हैं, ये 3 डायमेंशन में जो है गति करते हैं। ये चीज जो है ये डिफरेंस बताई थी जो है आधुनिक परमाणु मॉडल में, क्या कि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। इन्होंने दूसरी पॉइंट ये बताई थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय कक्षाओं में गति करते हैं। इसमें त्रिविमीय कक्षाओं में गति करते हैं। ठीक, क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय कक्षाओं में गति करते हैं। ठीक, तीसरी पॉइंट इन्होंने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न कोश में परिक्रमा करते हैं तथा ये कोश जो है उप कोशों से मिलकर बने होते हैं। तीसरी पॉइंट इन्होंने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कोशों में परिक्रमा करते हैं, जबकि ये कोश जो है उप कोशों से मिलकर बना होता है। ठीक, इन्होंने तीसरी पॉइंट ये बताई थी, तीसरा पॉइंट बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कोशों में परिक्रमा करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कोशों में परिक्रमा करते हैं, विभिन्न कोशों में परिक्रमा
विभिन्न कोषों में जो है परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते हैं और ये कोष भी उपकोषों से मिलकर बने होते हैं। क्या बताया था? और ये कोष भी जो है उपकोषों से मिलकर बने होते हैं। किससे? उपकोषों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, ये चीज बताया था जो है किसने, जो है ये मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर या आधुनिक परमाणु मॉडल में बताया गया था कि जो ये बताया गया था, यहाँ से चेंज हुई हैं चीजें कि जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय कक्षाओं में गति करते हैं। ठीक, क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय कक्षाओं में गति करते हैं। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कोषों में गति करते हैं, विभिन्न कोषों में गति करते हैं। और ये कोष भी जो है क्या होता है, उपकोष से मिलकर बना होता है। ये कोष भी क्या होता है, उपकोष से मिल करके बना होता है। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों के। तो चलिए जो है आगे चीज जो इन्होंने बताई थी उसको हम लोग नोट बताते हैं, उसको देखते हैं। इससे पहले इसको रफ कर लेते हैं। इन्होंने फिर जो है उपकोष के बारे में बताया कि उपकोष क्या होता है। तो उपकोष जो है नाभिक के चारों ओर विभिन्न त्रिविमीय संरचना से मिलकर के बना होता है। ठीक ना, जो है उपकोष जो होता है विभिन्न त्रिविमीय संरचना से मिलकर के बना होता है, जिसे हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक, तो इसको जो है अगले पॉइंट को नोट कर लेते हैं। अगला पॉइंट है ये, आई थिंक ये चौथा पॉइंट होगा। चौथे पॉइंट को नोट कर लेते हैं कि चौथे पॉइंट को नोट करते हैं। उपकोष विभिन्न त्रिविमीय संरचना से मिलकर बने होते हैं। विभिन्न त्रिविमीय संरचना से मिलकर बने होते हैं। संरचना से मिलकर बने होते हैं। क्या है, कोष जो है विभिन्न त्रिविमीय संरचना से मिलकर के बने होते हैं, जिसे ऑर्बिटल्स कहते हैं, जिसे ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक, ऑर्बिटल या फिर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक, जो उपकोष होता है वो जो है विभिन्न त्रिविमीय संरचना से मिलकर के बना होता है। अब उपकोष के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि जो उपकोष होता है वो विभिन्न त्रिविमीय संरचना से मिलकर के बना होता है, और उस त्रिविमीय संरचना को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक, उस त्रिविमीय संरचना को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। अच्छा, क्या सभी त्रिविमीय संरचना को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं? नहीं, सभी त्रिविमीय संरचना को हम ऑर्बिटल्स नहीं कहते। ऑर्बिटल्स फिर किसे कहते हैं? तो आप लोगों से अगर अब यहाँ से क्वेश्चन प्रश्न बनता है कि ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होता है। ठीक, अगर पूछा जाए तो आप लोगों को ये बताना होगा कि ऑर्बिटल्स जो होता है नाभिक के चारों ओर का वो त्रिविमीय क्षेत्र, वो 3 डायमेंशनल एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसी को हम जो है क्या कहते हैं, उसी को हम
जो है ऑर्बिटल्स कहते हैं, उसी को ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो चलिए जो है ऑर्बिटल्स के बारे में भी लिख लेते हैं कि ऑर्बिटल्स क्या होता है। तो लिख लेते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र या नाभिक के बाहर खाली क्षेत्र का वह त्रिविमीय स्थान, या फिर नाभिक के बाहर खाली क्षेत्र, नाभिक के बाहर खाली क्षेत्र में वह त्रिविमीय स्थान, बाहर खाली क्षेत्र में वह त्रिविमीय स्थान, वह त्रिविमीय स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, जहां इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर खाली क्षेत्र का वह त्रिविमीय स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। ठीक, उसे ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक, जहां पर भी जो है इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना, वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना अधिक होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम जो है ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, उसी को जो है हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम अगर कोष को देखें तो जो कोष है और उपकोष और उसके बाद ऑर्बिटल्स को देखते हैं। तो जो कोष है वो 4 कोष होते हैं, सबको पता है, के, एल, एम और एन, ये 4 कोष होते हैं। ठीक, तो हम जो है एक ग्राफ बनाते हैं, उससे फिर देखते हैं। ठीक, उससे फिर हम लोग जो है देखते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, एक जो है ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक, तो जो कोष होता है, कोष, इसको हम मान लेते हैं कोष। ठीक, इसके बाद जो है इधर उपकोष, ठीक, कोष, फिर उसके बाद में जो है उपकोष, इसके बाद जो है ऑर्बिटल्स, इसके बाद ये जो है किससे मिलकर बना होता है, ऑर्बिटल्स से मिलकर बना होता है। ठीक, किससे मिलकर बना होता है, ऑर्बिटल से, ऑर्बिटल। ठीक, कोष को जो है इंग्लिश में सेल बोलते हैं, यहां पे सबसेल, ठीक, ऑर्बिटल्स को जो है हिंदी में भी ऑर्बिटल्स ही बोला जाता है। ठीक है, ये चीज। अब इसमें जो है हम देखें तो के कोष हो गया, क्या है, के कोष हो गया। ठीक, के कोष है, के कोष में ये पहला कोष है तो इसमें कितने उपकोष होंगे, जो है एक उपकोष है, ये जो है इसमें एक उपकोष होता है, तो ये एस से मिलकर बना है। ठीक, एक उपकोष।
और इसमें जो है ऑर्बिटल्स एस उपकोष में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है। एस उपकोष में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है। ठीक, कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है। ठीक, के कोष में एक उपकोष होता है जिसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस कहते हैं। ठीक, और इसमें जो है ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है। एस उपकोष में ऑर्बिटल कितना होता है, एक ऑर्बिटल होता है। और एक ऑर्बिटल में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिट करते हैं। ठीक, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिट करते हैं, रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो है अगला जो है के बाद एल कोष है। एल कोष में कितने उपकोष होते हैं, 2 उपकोष होते हैं। एल कोष में कितने उपकोष होते हैं, 2 उपकोष होते हैं। कौन कौन से, एस और पी। कौन कौन से होते हैं, एस और पी। ठीक, एस और पी। पी उपकोष में, ये एस उपकोष का था, पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, पी उपकोष में जो है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। और एक उपकोष में जो है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते। तो अगर हमसे पूछा जाए कि के कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। या यस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद एल कोष में कुल जो है कितने उपकोष होते हैं, 2 उपकोष होते हैं। कौन कौन से, एस और पी। एल में जो है कितने उपकोष होते हैं, 2 उपकोष होते हैं। कौन कौन सा, एस और पी। ठीक, एस और पी 2 उपकोष होते हैं। और एक उपकोष में जो पी उपकोष है, पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो पी में जो है टोटल कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर सकते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन, हमने क्या बताया, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिट करता है। ठीक, तो पी में कितने करेंगे, 1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो है एग्जिट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो है हम आपको ये कॉन्सेप्ट और भी डिटेल बताएंगे। ठीक, इसमें कितने हो गए ये, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो पी में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, तो इसमें 2 उपकोष है। 2 उपकोष कौन कौन सा है, एस है और पी है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो एल उपकोष में टोटल 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं। ठीक, एल कोष में कुल 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जबकि जो अगर पूछा जाए कि पी उपकोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एग्जिस्ट करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। ठीक, इसके बाद जो है एन कोष को देखते हैं, एन। ठीक, इसके बाद जो है एन को देखते हैं। एन कोष जो है, एन कोष में 3 उपकोष होता है। कौन कौन सा, एस, पी और डी। एस, पी और डी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं एन, 3 जो है उपकोष होते हैं एन कोष में। एन कोष में 3 उपकोष होते हैं, एस, पी और डी। और डी जो होता है, डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछी जाए कि एन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम डी उपकोष में, 6 इलेक्ट्रॉन पी कोष में। तो 10 और 6
16 और 2 इलेक्ट्रॉन s उपकोष में तो 18 इलेक्ट्रॉन, यानी n कोष में जो है 18 इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर सकते हैं मैक्सिमम। n कोष में 18 इलेक्ट्रॉन, d उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से माफ कीजिएगा, ये जो है m होगा, m इसके बाद n। ठीक, ये m कोष था, माफ कीजिएगा ये जो है m था। तो m में जो है 3 उपकोष होते हैं, कौन कौन से? s p d। ठीक, m कोष में 3 उपकोष होते हैं, s p और d। d उपकोष में कुल जो है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, इसके बाद जो n है, n में जो है 4 उपकोष होते हैं, कौन कौन से? s p d और f, s p d और f। और f जो उपकोष होता है, इसमें टोटल जो है 7 उपकोष होते हैं। कितने? 7 उपकोष होते हैं। कितने उपकोष होते हैं? 7 उपकोष होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 7 जो है ऑर्बिटल्स होते हैं। f उपकोष में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं f उपकोष में। ठीक, और इलेक्ट्रॉनों को अगर फिल किया जाए इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक, ये जो है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों को हम एक साथ क्यों नहीं फिल कर रहे हैं? क्योंकि हुंड ने कहा था कि एक पहले जो है उपकोषों को, पहले जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर भर जाते हैं तो उसके बाद फिर हम जो है उसको पेयर करना शुरू करेंगे। ठीक, एक ऑर्बिटल में एक पेयर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन जब तक कोई खाली ऑर्बिटल्स है तो उसमें जो है हम किसी एक को पेयर नहीं कर सकते और एक को खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक, इसलिए पेयर तभी स्टार्ट करेंगे हम, पेयर इलेक्ट्रॉन करना तभी हम स्टार्ट करेंगे जब सिंगल इलेक्ट्रॉन सारे जो है ऑर्बिटल्स में फिल हो जाएंगे। ये हुंड का नियम था। हुंड के बाद जो है पाउली ने ये नियम दिया था कि अगर जो है एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूविंग कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, तभी उसमें जो है एग्जिट करेगा। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, तभी उसमें एग्जिट करेगा। ये चीज जो है पाउली के नियम के अनुसार जो है इसको फिल किया जा रहा है। तो इसमें जो है हुंड और पाउली के नियम के अनुसार जो है हम इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को जो फिल करने का जो नियम दिया था ऑर्बिटल्स में, वो जो है हुंड और पाउली ने दिया था, और उस रूल्स को हम फॉलो करते हुए ही जो है इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। ठीक, तो अब जो है आज जो है हम लोगों ने मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर था, आधुनिक परमाणु मॉडल था, उसके बारे में देखा। अगली कक्षा में जो है हम लोग देखेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या हैं, क्वांटम नंबर के बारे में जानेंगे। तो क्वांटम नंबर के बारे में अभी थोड़ा सा जो है हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि क्वांटम नंबर होता क्या है। तो क्वांटम नंबर जो है वो 4 तरह से होता है, और ये मुख्यतः जो है इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन को बताता है। क्या बताता है? ये इलेक्ट्रॉनों के पोजीशन को बताता है। ठीक, जो क्वांटम नंबर होता है। इसकी तरह जैसे कि मान लीजिए हम अगर एक देश में रहते हैं, एक भारत, अगर हमसे कहीं कोई पूछे कि हम कहाँ पे रहते हैं तो हम कहेंगे कि भारत में रहते। भारत में कहाँ पे रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे रहते हैं? जो है लखनऊ में रहते हैं। ठीक, ये चीज़ हम बताएंगे उसको। ठीक है, तो इसी तरीके से जो क्वांटम नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन को बताता है, स्थिति को बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, जैसे अगर मुख्य क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन के किसको बताता है? इलेक्ट्रॉन्स के कोष को बताता है। m जो है मुख्य क्वांटम नंबर होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक मुख्य क्वांटम नंबर यानी मेन क्वांटम नंबर्स,
और दूसरा जो है द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नीट्यूड क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन की टोटल पोजीशन, ये चारों क्वांटम नंबर जो है मिल करके, ये जो चारों क्वांटम नंबर जो हैं वो मिल करके इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन को बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस समय पे कहाँ पे है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के मेन पोजीशन को बताते हैं। जैसे जो है मुख्य क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के कोष को बताता है कि ये किस कोष में है। ठीक, और दूसरा जो है अगर मुख्य द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी कि जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये इलेक्ट्रॉन के उपकोष को बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में है। ठीक, तीसरा जो है मैग्नीट्यूड क्वांटम नंबर यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, माफ कीजिएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये जो है इलेक्ट्रॉन के जो है ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। ठीक, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर या जो चक्रण क्वांटम संख्या है ये जो है इलेक्ट्रॉन के चक्रण को, स्पिन को बताता है कि ये कौन सी दिशा में जो है मूव कर रहा है। ठीक, ये सारी चीज़ें, इन सब के बारे में डिटेल रूप से हम कल देखेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही, और यदि आप सभी लोगों को हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप सभी लोग हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार जुड़े हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।